Hello students, now I will discuss second chapter of Flamingo and the name of the chapter is Lost Spring Stories of Stolen Childhood by Annie Jung। तो सबसे पहले हम लॉस्ट स्प्रिंग वर्ड का मतलब जान लेते हैं। स्प्रिंग वर्ड को ह्यूमन लाइफ में मोस्टली चाइल्डहुड शब्द के संदर्भ में इस्तेमाल किया गया है। इसका मतलब हुआ लॉस्ट स्प्रिंग यानी खोया हुआ बचपन। तो एनीस जंग ने लॉस्ट स्प्रिंग चैप्टर को दो भागों में लिखा है, दो भागों में पार्ट्स में लिखा है, विभाजित करके लिखा है। फर्स्ट इज समटाइम्स आई फाइंड अ रूपी इन गार्बेज, सेकेंड इज आई वॉन्ट टू ड्राइव अ कार। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं फर्स्ट पार्ट की, जो कि है समटाइम्स आई फाइंड अ रूपी इन गार्बेज। यह एक रैग पिकर बच्चे की कहानी है। ऑथर यानी लेखक ऑथर साहिब से पूछते हैं कि तुम और कुछ क्यों नहीं करते। वह कहता है मेरे पास कुछ करने के लिए है ही नहीं। साहिब को उसकी माँ बताती है कि बहुत सी कठिनाई, बहुत सी परेशानी तूफ़ान के रूप में आई और उनके घरों और खेतों को उड़ा कर ले गई। ऑथर साहिब से कहता है तुम स्कूल जाया करो, पर तभी मैं सोचता हूँ कि उसे ये बात कितनी अर्थहीन लगी होगी। साहिब कहता है मेरे आसपास कोई स्कूल नहीं। मैं उससे कहता हूँ मैं स्कूल खोलूँगा तो तुम आओगे। साहिब एक बहुत बड़ी मुस्कुराहट के साथ कहता है हाँ मैं आऊँगा। फिर वे कुछ दिनों बाद मेरे पास आता है। वह भागता हुआ आता है, मुझसे पूछता है आपका स्कूल तैयार है। लेखक को अपने झूठे वादे पर शर्मिंदगी महसूस होती है। फिर मैं सोचता हूँ ऐसे झूठे वादे इन जैसे लोगों के साथ जाने किस किस ने किया हो। इनका जीवन ऐसे झूठे वायदों से भरा पड़ा है। फिर कई महीनों बाद जब मैं उससे खूब परिचित हो जाता हूँ, उसे खूब जान जाता हूँ, उसका नाम पूछता हूँ। वह कहता है साहिबे आलम, परंतु उसे अपने नाम का अर्थ नहीं पता। ब्रह्मांड का स्वामी, लॉर्ड ऑफ द यूनिवर्स। उसके लिए विश्वास करना मुश्किल हो जाता। इन नंगे पैरों घूमने वाले लड़कों की एक सेना है जो सुबह के पक्षियों की तरह निकल पड़ते हैं और दोपहर तक अदृश्य हो जाते हैं, यानी कहीं खो जाते हैं। कई महीनों बाद अब मैं हर एक को पहचानने लगा हूँ। इनमें से एक से पूछता हूँ तुमने चप्पल क्यों नहीं पहनी। वह सीधे स्वभाव से कहता है मेरी माँ ने शेल्फ से निकाल कर नहीं दी। माई मदर डिड नॉट ब्रिंग देम डाउन फ्रॉम द शेल्फ। तभी वह बच्चा कहता है कि मेरी माँ दे भी देती तो मैं फेंक देता। इतने में एक लड़का कहता है मुझे जूते चाहिए, जिसने कि कभी जीवन में जूते नहीं पहने। तभी उनमें से एक कहता है नंगे पैर रहना गरीबी नहीं बल्कि परंपरा है, हमारी रिवाज है। ऑथर सोचता है उनकी लगातार चलने वाली गरीबी को ये समझाने का प्रयास है। ऑथर को एक कहानी याद आती है जो उदीपी के एक व्यक्ति ने उन्हें सुनाई थी। वह जब छोटा था तो मंदिर के पास से गुजरता था जहाँ उसका पिता पुजारी था। वह हमेशा मंदिर में रुककर एक जोड़ी जूते के लिए प्रार्थना किया करता। 30 साल बाद ऑथर उसी मंदिर गया जिसकी दशा खराब हो चुकी थी। वह गरीबी में डूब चुका था। पीछे आंगन में एक पुजारी रहता था जिसका छोटा सा लड़का भागता हुआ आता है, जिसने जूते पहने हुए हैं। वह अपना स्कूल बैग पटकता है। मुझे उस छोटे बच्चे की प्रार्थना याद आ जाती है और वे बच्चे कूड़ा बीनने वाले जो अब भी बिना जूतों के हैं। ऑथर को उसकी सोच कूड़ा बीनने वालों की तरफ सीमापुरी ले आती है जो दिल्ली के किनारे बसा है। हालांकि उससे कहीं दूर यहाँ रहने वाले निवासी 1971 में बांग्लादेश से यहाँ आए थे। साहिब का परिवार भी इन्हीं में से एक है। यहाँ 10,000 कूड़ा बीनने वाले बिना नाली, सीवर तथा पानी के कनेक्शन के अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं। इनके सिरों पर टारपॉलिन की छतें हैं। उन पर परमिट नहीं पर राशन कार्ड है जिससे वे वोट डाल सकते हैं, अनाज खरीद सकते हैं, क्योंकि जिंदा रहने के लिए पहचान से अधिक भोजन की ज़रूरत होती है। फटी साड़ियाँ पहने औरतों के समूह से ऑथर पूछता है कि उन्होंने हरे भरे खेतों और नदियों को क्यों छोड़ दिया। जहाँ भी भोजन मिलता है वे वहीं तंबू गाड़ लेते हैं, उनका स्थायी घर बन जाता है। जवाब यही मिलता है ऑथर को। और सीमापुरी में जीवन मतलब कूड़ा बीनना। अब जबकि बहुत वर्षों बाद कूड़ा बीनना इसने एक सुंदर कला का रूप ले लिया है। कूड़ा उनके लिए सोना है, रोज़ी रोटी है, उनका घर है, वह चाहे बदतर क्यों ना हो, और बच्चे के लिए उससे भी कहीं ज़्यादा है। साहिब ऑथर से कहता है मुझे कभी कभी 1 रुपया मिल जाता है कूड़े में,
10 का नोट भी एक अलग चमक होती है ये बताते हुए उसकी आंखों में। वह कहता है अगर कूड़े में कभी चांदी का सिक्का मिल गया तो उसका मतलब ये नहीं कि हम बिना छोड़ देंगे, हमें और खोजने की लालसा बढ़ जाती है। ऐसा लगता है बच्चे तथा बड़े दोनों के लिए कूड़े का अर्थ भिन्न भिन्न है, एक नहीं है। बच्चों के लिए यह एक अजूबा है। फिर एक दिन सुबह सर्दियों में ऑथर एक क्लब के गेट पर साहिब को देखता है। वह टेनिस खेलने वालों को देख रहा है। वह कहता है मुझे ये खेल बेहद पसंद है। वह कहता है कभी कभी चोरी चुप्पे वह अंदर भी चला जाता है। चौकीदार उसे डांटता नहीं है, झूला भी झूलने देता है। साहिब ने शू पहने हुए हैं जो उसके कपड़ों से मैच नहीं करते, अजीब लगते हैं। वह कहता है यह उसे किसी ने दिए थे। वह किसी अमीर रईस लड़के के फेंके हुए लगते थे, वो भी छेद के कारण। परंतु नंगे पैर घूमने वाले के लिए वह सपने का होना था, एक सपने का सच होना था। वह अपनी पहुंच से बाहर खेल को देखता रहा ध्यान से। लेखक कहता है आज की सुबह साहिब मिल्क बूथ की तरफ जा रहा था, स्टील का जार लिए। साहिब अब सड़क की दूसरी तरफ चाय की दुकान पर काम करने लगा है। उसे 800 रुपये तथा पूरा भोजन मिलता है। वह अब बेफिक्र हो गया है, लेकिन साहिब अब नौकर हो गया है। लेकिन अब साहिब खुद का मालिक नहीं रहा। Thank you and don't forget to like, share and subscribe to my channel.